नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी चुनौती चंपावत को लेकर। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की तो वहीं खटीमा से अपनी सीट पुष्कर सिंह धामी हार गए। उनके सक्रियता के मद्देनजर उन्हें एक बार फिर से राज्य की कमान सौंपी गई और कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफा देने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चंपावत सीट उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन की एक अहम सीट मानी जाती है, जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट का हिस्सा है और चंपावत विधानसभा सीट ग्रामीण श्रेणी में आती है। इस सीट की खासियत यह है कि यहाँ का मतदाता हर बार अपना विधायक बदल देता है, लेकिन इस बार कैलाश गहतोड़ी के बाद क्या एक बार फिर से भाजपा का विधायक सीएम धामी के रूप में चुनेगी, ये अहम सवाल है। मुख्यमंत्री धामी की चंपावत सीट पर तैयारियों को लेकर भाजपा हाईकमान भी पूरी तरह से तैयार है। अब कांग्रेस भी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। कांग्रेस ने 3 पर्यवेक्षकों को चुनकर इसकी जिम्मेदारी दी है। चंपावत सीट के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों तैयारियों में जुट चुकी है। इसी को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शपथ लेने के बाद 6 महीनों के भीतर चुनाव लड़ना जरूरी था। इसीलिए संवैधानिक तौर पर चंपावत सीट पर जीत हासिल करने वाले कैलाश गहतोड़ी ने सीट खाली कर मुख्यमंत्री धामी को चुनाव लड़ने का मौका दे दिया। बीते रविवार से भाजपा ने अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं और इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री पीएल संतोष, उत्तराखंड मामलों के प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा और मुख्यमंत्री समेत अन्य प्रमुख नेताओं के साथ प्रदेश पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक बैठक ली है। भाजपा का मानना है कि धामी को चंपावत से बड़े अंतर से जिताने के लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि चंपावत उपचुनाव के लिए पार्टी ने प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है, जिसके संयोजक धामी के लिए सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी होंगे। ये तो पार्टी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझ पर बहुत बड़ी विश्वास के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है पार्टी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हमें तो यही सिखाया जाता है। आज जिस दिन मतगणना हो गई उसके दूसरे दिन से या उसी समय से हम अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं और ये तो हमारे लिए एक नया उदाहरण हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना है वहाँ से चंपावत से और बहुत उत्साह के साथ जो जनता वहाँ की मन बनाए बैठी है, कार्यकर्ता मन बनाए बैठा है, हम लोगों को भी जाकर उनको साथ लेकर एक रचना के साथ, बहुत अच्छी रचना के साथ चुनाव लड़वाना है। और हम सबका संकल्प भी यही है कि हम बहुत अच्छे मतों से जिताकर माननीय मुख्यमंत्री जी को इतिहास रचाएंगे चंपावत विधानसभा से। उसमें जिस तरीके के कुकृति किए हैं उन सब का दंड जो है इनको चंपावत में दिया जाए, क्योंकि चंपावत वेलता की न्याय की नगरी और हम लोकतंत्र के हित में न्याय की पुकार करने के लिए चंपावत जाएंगे और चंपावत के लोगों से प्रार्थना करेंगे कि चंपावत से कांग्रेस को विजयी बना करके राज्य के अंदर एक सशक्त विपक्ष खड़ा करिए, ताकि हम भाजपा के कुशासन के खिलाफ सशक्त तरीके से जनता की आवाज़ को बुलंद करें। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी विचार मंथन के बाद 3 पर्यवेक्षकों को अहम जिम्मेदारी दी है, जिसमें खटीमा सीट से मुख्यमंत्री धामी को शिकस्त देने वाले उपनेता प्रतिपक्ष भवन कापड़ी, अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी और लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। जल्द ही कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी और जिसके लिए कांग्रेस के दिग्गज मंथन कर रहे हैं। प्रभारी बना के भेजे हैं 3 बार के हमारे विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक मनोज तिवारी जी और भुवन कापड़ी जी जो खटीमा से विधायक हैं, और साथ में अधिकारी जी खुशहाल सिंह अधिकारी जो बगल के ही क्षेत्र के विधायक हैं। तीनों को प्रभारी बना के वहाँ भेजा गया है ताकि वो वहाँ के जो हमारे सीनियर्स हैं उन सबसे बात करें। हिमेश खड़कवाल जी से भी बात करके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं से बैठक करके निर्णय करेंगे कि हम कैसे बेहतर ढंग से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रत्याशी कौन कौन लोग इच्छुक हैं। हिमेश खड़कवाल जी का किस तरीके का वो लड़ने के लिए किस तरीके से तैयार है, इन सभी चीज़ों पे वो लोग विचार विमर्श करके अपनी रिपोर्ट पीसीसी को प्रस्तुत करेंगे और हम लोग उस पर विचार करके, जैसे कल आपने देखा होगा वरिष्ठ जनों की हमने बैठक की थी और वही जो रिपोर्ट्स होंगे उनको हम हाईकमान के संग डिस्कस करने के बाद चंपावत चुनाव में हमारी क्या रणनीति रहेगी, किसको हम चुनाव लड़ेंगे, फैसला होगा।
माना जाता है कि चंपावत विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद से ही अनारक्षित है। टनकपुर तहसील भी इस विधानसभा का हिस्सा है, जहां मां पूर्णागिरी का सिद्ध धाम है। ये विधानसभा सीट कुमाऊं की एकमात्र ऐसी सीट है जिसमें मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्र आते हैं। अपने छोटे से कार्यकाल में सीएम धामी ने मैदान से पहाड़ तक का दौरा किया है, लेकिन अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री धामी मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र वाली सीट की जनता का दिल जीत पाते हैं या नहीं, या फिर चंपावत सीट का हर बार नई पार्टी के विधायक को चुनने जाने का मिथक बरकरार रहता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और आज चुनौती चंपावत को लेकर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के हमारे मेहमानों से आपको हम रूबरू करवा देते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में मेहमान जुड़ेंगे। सत्यवीर चौहान जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और सुजाता पॉल जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संगीता शर्मा है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं, और सुभाष शाह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे देवभूमि के दंगल में। शुरुआत सत्यवीर चौहान जी के साथ में ही करते हैं। सत्यवीर जी, आप बताइए, चंपावत इस बार बड़ी चुनौती है? सत्यवीर जी आवाज जी सत्यवीर जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? मेरी यस, आपकी आवाज आ रही है। आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। बताइए, इस बार चंपावत चुनौती है बड़ी? मैं आपको अपना सांगठनिक थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसका जवाब देने से पहले, तो आपको इसी में इसका उत्तर मिल जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि भाई हमारी जो पार्टी का आधार होता है, हमारी पार्टी का आधार होता है बूथ पर किस प्रकार का कार्यकर्ताओं का निर्माण किया जाता है, और इसी बूथ के कार्यकर्ता के आधार पर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 19 राज्यों में हमारी सरकारें थी, आज 18 राज्यों में हमारी सरकार है, और यही पार्टी है जिसका बूथ पर जो कार्यकर्ता होता है वो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बनता है, और प्रधानमंत्री भी बनता है। और यही हमारे अभी तक की जो सांगठनिक जो संरचना है, उसी के आधार पर हम निरंतर एक के बाद एक राज्य जीतते आए हैं। और चंपावत की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा, चंपावत में हमारे बूथ इकाइयां इतनी सशक्त और मजबूत हैं, हमें केवल सांगठनिक उन्हें और शक्ति प्रदान करेंगे, जिससे कि ये जो जीत है और मां पूर्णागिरी का जो आशीर्वाद है, वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को आप देखोगे जब रिजल्ट आएगा, वो आपको उस रिजल्ट में देखने को मिलेगा। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि विपक्ष वहां पर कहीं पे दिखेगा नहीं। जिस प्रकार से इस कार्यकाल को, और 1 महीने का जो कार्यकाल पूर्ण हो गया है, पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से जनता की जो आकांक्षाएं हैं और जो चुनौतियां हमारे सामने रखी है, उसको एड्रेस किया है, उसको एड्रेस करते हुए उसको सॉल्व किया है, और अंतिम छोर तक जितना कार्य पहुंचा सकते हैं उसको बहुत तेजी गति से पहुंचा रहे हैं। और यही हम देखो, किसी भी कार्यकर्ता, किसी पार्टी, मैं आपको बात कहना चाहूंगा, किसी भी राजनीतिक दल का अगर सार्वजनिक जरूरत होती है तो काम की जरूरत होती है, और हमारा कार्यकर्ता उस चीज में सबसे आगे है। किसी भी पार्टी के पास इस प्रकार का कार्यकर्ता नहीं है। और दूसरा, मैं और थोड़ा सा आपका 30 सेकंड लेना चाहूंगा। हमारी मनोवैज्ञानिक जीत हो चुकी है, और इसी मनोवैज्ञानिक जीत को हम और मजबूत करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में जो हमारी जीत होगी वो एक ऐतिहासिक जीत होगी और एक आधार बनेगी आने वाले समय के लिए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जीत ठीक है, लेकिन इंतजार देखिए कर लेना चाहिए सत्यवीर साहब। देखिए, क्योंकि खटीमा में जो हाल हुआ था उसके बाद थोड़ा सा तो जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो कम हो जाता है, तो प्लीज थोड़ा सा इंतजार जरूर करेंगे हम। ठीक है जी, लौटेंगे सत्यवीर जी, अभी तो आपने कंप्लीट किया। सुजाता जी, सत्यवीर जी कह रहे हैं कि विपक्ष कहीं नजर नहीं आएगा। वैसे अभी तक विपक्ष का प्रत्याशी कौन होगा ये भी साफ नहीं हो पाया। क्यों आखिर इतना ढीला रवैया अपना रही है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल नहीं, अभी तो मुख्यमंत्री जो बने हैं वो अभी विधायक नहीं बने, फिर भी मुख्यमंत्री बन गए। तो हारा हुआ विधायक तो हमें मुख्यमंत्री के रूप में दे ही दिया ना भारतीय जनता पार्टी ने। और मनोवैज्ञानिक रूप से, अरे भाई, ये तो भाई ऐसा प्रवचन लग रहा था मुझे, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से आज जो जनता सड़कों पे है वो उन्होंने निश्चित किया है कि वो जा रहे हैं चंपावत। अभी तो खटीमा से चंपत हुए, अब चंपावत से भी चंपत कराएंगे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको। अब दरअसल बात यह है कि खटीमा के बिल्कुल बगल में ही तो है चंपावत भाई साहब, बहुत दूर नहीं है। तो अगर खटीमा में हार हुई है और खटीमा की जनता ने हराया है, तो जिन जिन कारणों से खटीमा की जनता ने हराया, या आप मान लीजिए कि भीतर खात के कारण से हारे हैं,
और भीतरघात के कारण से अगर खटीमा में हराया गया तो भीतरघात के कारण से चंपावत में भी इनको हराया जाएगा। और सच्चाई ये है कि खटीमा की जनता इनकी असलियत जानती है, इसीलिए पूरे राज्य में ये दौड़ते दौड़ते एथलीट की तरह ढूंढते रहे सीट जो सेफ हो इनके लिए। मगर सेफ कैसे होगी? क्योंकि फार्मासिस्ट हो, हमारे तीर्थ पुरोहित हो, हमारे कोरोना वॉरियर्स हो। और भाई साहब, कोरोना वॉरियर्स की लाइट भी काट दी। कल पुलिस वालों ने एक गर्भवती बेटी के पेट में लात मारी है। अभी अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं हम उसका कुछ देर में, और फिर आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे इसके बारे में। ये राज्य आंदोलन से बना हुआ राज्य है गरिमा जी, और यहाँ पे अगर हम चंपावत की बात करते हैं तो जैसा कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में खुद ही बताया कि ये मैदानी और पहाड़ी क्षेत्र दोनों से मिला हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसी सीट पर जाकर मुख्यमंत्री को अगर चुनाव लड़ना पड़ रहा है तो खटीमा से भी जीत सकते थे, क्योंकि खटीमा और चंपावत बिल्कुल पास पास है। ठीक है, उन्हें ये ठीक है उम्मीद। सुजाता जी, आप जो कह रही हैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिल्कुल पास पास में है और कहीं ना कहीं चुनौती जो है चंपावत भी है। लेकिन सुजाता जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस ढीला रवैया क्यों अपना रही है, प्रत्याशी का नाम अब तक स्पष्ट क्यों नहीं दिया। इस पर भी हम आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं चुनौती चंपावत को लेकर, क्योंकि अब जब उपचुनाव होगा तो चंपावत भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ आज की इस चर्चा में बने हुए हैं। वापस चलते हैं अपने मेहमानों के पास में, पीसी थपलियाल साहब के पास चलते हैं। थपलियाल साहब, आपने देखा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन क्या नजर आता है इस बार चुनौती जो है वो चंपावत बनी हुई है क्या लगातार बीजेपी के लिए, और कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है? कि अगर लोकतंत्र की मर्यादाओं को हम एक मापदंड माने तो लोकतंत्र का अपमान करते हुए भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, और उसके बाद भी उस प्रचंड बहुमत के बाद उन्होंने हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, तो ये लोकतंत्र का अपमान है। और इसके बावजूद देखो, गरीब जनता के ऊपर एक चुनाव तुम थोप रहे हो, तुम्हें कोई दर्द नहीं है। उसके बाद तुम बोल रहे हो कि हमारा बूथ है, हमारा फलाना है, लेकिन अगर तुमको इसका मतलब अपने इस व्यक्ति पे विश्वास नहीं है, मतलब तुम तमाम ताना बाना बनाकर इसको जिताएंगे चंपावत से, जी हम जिताएंगे, लेकिन जो तरह से एक मुख्यमंत्री होते हुए, मतलब जिसपे अभी मुख होने लगी, और वो वहां पे अनाउंसमेंट कर रहा है, पूर्णागिरी मंदिर गया, इतने करोड़ पूर्णागिरी मंदिर को दे दिए। उसके बाद जो मधुमक्खी पालक हैं चंपावत में, बहुत भारी संख्या में मधुमक्खी पालन होता है, उनको एकदम से अलग सी घोषणा उनके लिए कर दी है। तो इसमें एक मुख्यमंत्री, एक व्यक्ति रिश्वत देना भी शुरू कर दिया है। देखिए, इस देश के लोकतंत्र को हम मजबूर है देखने के लिए। और उसके बाद जो इस दुर्भाग्य इस राज्य का ये है कि एक मजबूत विपक्ष हमारे पास नहीं है।
और वो मजबूत विपक्ष की, जिस तरह से आपने देखा था कि दिल्ली में शीला दीक्षित जैसे खांटी नेता को केजरीवाल ने धूल चटा दी थी, ऐसा व्यक्ति, केजरीवाल जैसा व्यक्ति अगर हमारे पास होता तो निश्चित रूप से ये सीट को ये व्यक्ति हार जाता, क्योंकि ये कोई विजनरी व्यक्ति नहीं है। इसकी जरूरत उत्तराखंड के लोगों को नहीं है। उत्तराखंड के लोगों को भारतीय जनता पार्टी, एक हिंदू पार्टी की जरूरत थी, वो ऑलरेडी प्रचंड बहुमत के साथ वो दे चुके हैं। उसके बाद ये व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति का चेला है, इसलिए इसको थोपना जरूरी है। और उस थोपने वाली प्रक्रिया में जिस तरह से हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि आज समय है, मैं कहूं अब केवल कांग्रेस ही एक मुख्य विपक्षी दल उत्तराखंड में बचा है और उसका जो नेतृत्व है वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। और इसलिए हमें दुख है कि उस विश्वसनीयता, क्योंकि हिमेश खरगवाल जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता, वो बेचारा 2 चुनाव हार चुका है, उसके पास पैसे नहीं है। मैं अंदर की बात बता रहा हूं आपको। अब वो किसको लड़ाएंगे, किसको बलि का बकरा बनाएंगे, वो भगवान जानता है। लेकिन जो एक मुख्य विपक्ष, वाइब्रेंट लीडरशिप चाहिए थी इस राज्य को, वो है नहीं इनके पास। ये ऐसे लोगों को लेते हैं। अभी आप ये देखो, सुजाता पाल जैसे वाइब्रेंट लीडर ये हाशिए में प्रमुखता बनकर उनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, लेकिन जो प्रमुख लाइन के नेतृत्व है ऐसे लोगों को वो कभी नहीं बढ़ने देते। हमें दुख है, हमें इस राज्य का दुर्भाग्य है ये कि आज कमजोर नेताओं की एक बड़ी फौज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमारे आगे खड़ी कर रखी है। ठीक है थपलियाल साहब, आपके जवाब में बीजेपी कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता आज कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले और मेहमान है उनको जोड़ लेते हैं। संगीता शर्मा जी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की ओर से जुड़ी हुई है। संगीता जी, चंपावत चुनौती, आम आदमी पार्टी का जो हाल हुआ था आम चुनावों में, इस बार क्या कुछ प्लान है आम आदमी पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी तो अपना प्लान कर ही रही है, लेकिन मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की बात करूं तो वो क्रिकेट की भाषा में कहूं तो रिटायर्ड हार्ड बल्लेबाज हैं, जो अब चंपावत विधानसभा की इस पिच पर बैटिंग करते हुए वो जीतते हैं या हारते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। और गरिमा जी, मैं खुद चंपावत विधानसभा से हूँ और टनकपुर से हूँ, वहां पूर्णागिरी के दरबार से आती हूँ। संगीता जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। संगीता जी, संगीता जी आपके पास वापस लौटेंगे हम। सुभाष झा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुभाष जी, आप बताइए, आपने यहाँ पर सभी पार्टियों के प्रवक्ता को सुना, थपलियाल साहब ने भी बड़ी बातें कही है, क्या लगता है चंपावत इस बार सबसे बड़ी चुनौती कौन से दल के लिए है? विपक्ष के लिए या सत्ता पक्ष के लिए? किसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है? देखिए, जिस समय चुनौती जो फाइनल जो चुनाव अभी हुआ है इससे पहले, उस चुनाव में जो चुनौती सामने आया और उस सारी चुनौतियों को भाजपा ने पार कर लिया, तमाम चुनौतियां थी। थपलियाल साहब ने ठीक कहा कि विपक्ष में हमारे पास कोई मजबूत नेता उस ढंग का नहीं था। या मुझे लगता है कि कांग्रेस को जिस ढंग का आंदोलन या जिस ढंग की आक्रामकता दिखलानी चाहिए थी, जिस तरह का समय रहते फैसला लेकर के आंदोलन और लोगों के मूवमेंट को खड़ा करना चाहिए था, मुझे लगता है कांग्रेस ने नहीं किया। कहीं न कहीं लैचेज रहा, जिसकी वजह से कांग्रेस का ये हाल हुआ। और ये फिर अभी फिर उम्मीदवारों की घोषणा में कांग्रेस फिर वही गलती दोहरा रही है। अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। कांग्रेस अभी 10 दिन पहले ग्रुपबाजी में कि कांग्रेस के 10 विधायक जाएंगे, 5 विधायक आएंगे, जैसे सगुपे छूटे। और 3 दिन 4 दिन तक आज जो प्रीतम सिंह जी ने खंडन किया, 2 दिन पहले बोल रहे हैं कि हम पत्रकारों पर केस करेंगे, ये सारे चीज प्रीतम सिंह जी 5-6 दिन कहाँ थे? उन्होंने ये बात क्यों नहीं बोला? दरअसल ये छवि जनता के बीच जो है बहुत ये छवि खराब करती है कांग्रेस को। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की बात है। अगर कांग्रेस ये उपचुनाव हारी तो मुझे लगता है कि इसका नुकसान कांग्रेस को इसके बाद भी बहुत ज्यादा टूट फूट के तौर पे उठाना पड़ेगा। हाँ। ऐसा उत्तराखंड में चंपावत के इस चुनाव से देखने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल रही बात, अभी हमारे थपलियाल जी ने कहा कि मजबूत नेतृत्व, तो यूकेडी ने अभी तक कोई मजबूत नेतृत्व यहाँ खड़ा नहीं किया। यूकेडी ने खुद अपना प्रदर्शन अभी तक बहुत अच्छा नहीं किया है यहाँ। उसकी इनके भी अपने कारण, इनके यहाँ भी गुटबाजियां बहुत सारी है, इनके यहाँ भी अपनी कई कमजोरियां हैं इनकी। क्योंकि इनके इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों ने अभी यूकेडी को, यहाँ राष्ट्रीय सोच के लोग हैं, यूकेडी को अभी पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है मन से।
ये अभी तक के तमाम इलेक्शन 2000 से बाद के जितने राज्य बना उसके बाद से तमाम इलेक्शन इसके गवाह है। अब रह गई बात की जब इनके लिए चुनौती, तो चुनौती ये कांग्रेस के लिए है। मुझे लगता है भाजपा के लिए चुनौती उपचुनाव नहीं जो सामने दिख रहा है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सुभाष जी आप क्या कुछ कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाई। इसलिए उसके कई कारण हैं। ठीक है, नहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि चुनौती भले ना हो, इन लोगों ने अपना जो तैयारियां हैं वो भले पूरी कर ली हो, लेकिन बहुत अहम है सुभाष जी, चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि ये चुनाव अगर किसी विधायक का चुनाव होता तो ये इतना अहम नहीं होता। इस बार मुख्यमंत्री चुना जाना है। पुष्कर सिंह धामी जिन पर पार्टी का इतना बड़ा विश्वास कि हारने के बावजूद मुख्यमंत्री पद दे दिया है ना, तो इसी के चलते मुझे लगता है। ठीक, आपने सवाल ठीक, आप जो कह रही हैं वो मैं उससे अलग नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जिस समय प्रदेश की 70 सीटों पर चुनाव थे, जनता भाजपा के खिलाफ थी, लोगों का गुस्सा था, तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा था। उस समय जब ये पूरा संगठन उसको झेल गया और अपनी गाड़ी को निकाल लिया, तो मुझे लगता है कि अब सिर्फ एक जगह भाजपा कॉन्सेंट्रेट है और भाजपा बिल्कुल संगठित है और उसका संगठन सक्रिय है। ठीक है, ये कांग्रेस जो है वो सक्रिय नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मजबूत संगठन का कहीं ना कहीं फायदा जो है, मजबूत संगठन का फायदा बीजेपी को हो सकता है और मजबूत संगठन ना होने का नुकसान ही कांग्रेस पार्टी उठा सकती है। इसी पर दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता से हम आगे बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए देवभूमि के दंगल में रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चुनौती चंपावत को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। वापस चलते हैं अपनी चर्चा की ओर। सुजाता पॉल जी हमारे साथ में लगातार हैं। सुजाता जी, देखिए लगातार यही बात कही जा रही है कि मजबूत संगठन न होने का नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। आप भले ही इससे अभी यहाँ पर इनकार कर दीजिए प्रवक्ता होने के नाते, लेकिन ये बात सच है कि आम जनता से अगर आप पूछेंगे और आपकी पार्टी का जो हाल है उस नाते अगर आप आकलन भी करेंगी तो कमजोर संगठन नजर आता है। कब आखिर सुधार होगा, क्योंकि लगातार इसी कमजोर संगठन के चलते राज्य दर राज्य आपके हाथों से निकलते जा रहे हैं और उत्तराखंड में भी इस बार आपकी भी साख दांव पर है। देखिए, जहां तक उत्तराखंड की बात है तो मैं आपको याद करा दूं कि इस बार हमारा जो परसेंटेज था वोट परसेंट वो भी बढ़ा है और हमारे जो जितना बुरा हाल पिछली बार हुआ था वैसा हाल तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन भी कई जगह पे बहुत कम है। पर मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो जीता वो सिकंदर, तो इसमें मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। हमें मेहनत करने की जरूरत है। हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और अब इस वक्त करण मेहरा जी की नेतृत्व में मैं आपको इतना जरूर विश्वास दिलाती हूँ कि जनता के मुद्दे हो, कोई भी समस्या हो, उनको उठाने का काम भी हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। जैसे कि कल का जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ, कोरोना वॉरियर्स जिनके ऊपर फूल बरसवाए थे नरेंद्र मोदी जी ने और जिनका समायोजन करने की बात करी थी धन सिंह रावत ने, और इस राज्य के बच्चे हैं, उनके साथ किस तरह से मारपीट हुई, किस तरह से उनके लिए जो लाइट थी वो बंद कर दी गई ओपीडी भवन में,
ये सारी चीजों को आप अगर देखेंगे तो समझेंगे कि बेरोजगारी इस वक्त किस तरह से चरम पे है और कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने इन लोगों के साथ है, क्योंकि ये हमारे अपने हैं। भारतीय जनता पार्टी ये प्रचंड बहुमत की सरकार जरूर है, लेकिन लोगों को ये अपना नहीं समझते। मैं चौहान जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये हर समय इलेक्शन मोड पे रहते हैं, तो ये सत्ता संभालना नहीं जानते, ये इलेक्शन लड़ना जानते हैं। हम सत्ता संभालना जानते हैं और शायद इलेक्शन लड़ने में कहीं हम कमी कर जाते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। गरिमा जी, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी जनता समझदार हो, जनता सशक्त हो और फेयर ग्राउंड्स हो, लोगों को भ्रमित ना करा जाए, लोगों को कम्युनलाइज पोलराइज ना करा जाए और वो अपने नहीं। सुजाता जी, आप अभी सुजाता जी, आपने अभी शुरुआत की थी, मैं आपको रोक रही हूँ, माफी चाहती हूँ उसके लिए, लेकिन अभी आपने कहा था कि कैसी सत्संग जैसी प्रवचन जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने भी एक बात कही कि हम चाहते हैं लोकतंत्र मजबूत हो। लोकतंत्र मजबूत होता है, लेकिन अगर आप भी दल बनाकर, अगर लोकतंत्र में एक दल के तौर पर हैं, तो आप भी चुनाव लड़ने के लिए ही तो है ना। जनता के हितों की बात करना बिल्कुल ठीक है, हम चाहते हैं हर एक पार्टी करे, लेकिन अगर कोई दल बना है, कोई चुनाव लड़ता है, तो इसका मतलब उद्देश्य चुनाव जीतना होता है। चुनाव जीतकर ही जनता की सेवा बेहतर रूप से कर पाना होता है। बिल्कुल गरिमा जी, मुझे बस आप कुछ समय दीजिए, मैं यही बात कहने जा रही हूँ। लेकिन आज जिस तरह से लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है, ये बात सत्य है कि सत्ता में आना ये अनिवार्य है। ये ऐसा नहीं है कि हम केवल लोकतंत्र की बात करें, एक चुनाव हार गए, 2 चुनाव हार गए और हम कहें कि कोई बात नहीं। आज जो हमारे लिए जरूरी है, जो अनिवार्य है, वो है सत्ता में पहुंचना। क्यों? क्योंकि एक अहंकारी सरकार को उतारने की जरूरत है। इसलिए हम अपने बूथ पर भी अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ उनको सशक्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसका मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। और अभी चंपावत के बारे में आपने मुझसे पहले सवाल पूछा था कि हमने कोई कैंडिडेट अभी डिक्लेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे वो हारे हुए विधायक क्यों ना हो, मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो मुख्यमंत्री के सामने, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है आज हमारे मुख्यमंत्री के पीछे खड़ा होगा, इस सिस्टम से भी हमें लड़ना होगा और इस सिस्टम से लड़ने के लिए जो सबसे मजबूत कैंडिडेट होगा हम उसको आगे करेंगे। और जहां तक खरकवाल जी की बात है, तो वो भी एक नाम है, ऐसा नहीं है कि उनका नाम नहीं चल रहा। अगर वे चुनाव लड़ना नहीं चाहते, जैसा थपलियाल जी कह रहे हैं, ऐसा हमारे को कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन हम उनको अपना सशक्त नेता ही मानते हैं। वो हार भले ही गए हों, लेकिन अगर आप हार का डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 5000 का डिफरेंस था। लेकिन अब जरूरी है कि हम एक इतना मजबूत कैंडिडेट दे कि सामने वाला अगर एक कमजोर कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो मजबूती से और बहुत ही प्रचंड बहुमत से हमें वोट मिले चंपावत में। तो इसलिए हम काम कर रहे हैं इस पर और जल्द ही नाम भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सुजाता पॉल जी, देखिए आपने यहाँ पर जो बातें कही है बिल्कुल ठीक है, और ये भी सच है कि बहुत सी ऐसी सीटों पर हमने देखा जहां पर बहुत लंबा डिफरेंस नहीं आया है। सत्यवीर जी, आप बताइए, आप कह रहे हैं कि हमने तो जीत हासिल कर ली, आपने जीत हासिल कर ली, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बार क्या किस तरह से तैयारी है? क्योंकि वो भी कह रही है कि हम बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे, हम चाहते हैं कि पूरी टक्कर यहाँ पर देखने को मिले। तो नुकसान तो देखिए इस बार आपको भी हुआ, आप अगर 47 पर सिमट गए तो ये बहुत बड़ी जश्न मनाने की बात नहीं है। सीटें तो आपकी भी कम हो गई, उनका तो प्रतिशत भी बढ़ गया, फिर आरोप कैसे उन्हीं पर लगा देना कि वो कमजोर विपक्ष। मैं सिलसिलेवार इनके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो इनकी सुनी नहीं जाती है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है एक राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक मित्र होने के नाते एक दूसरे की कभी कभार सुन लेनी चाहिए। मगर अब मैं आपका इनका चुनावी जो कह रहे थे कि बीजेपी चुनावी मोड में रहती है, अब स्थिति इन्होंने बना ही ऐसी है। भाई भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी जब यहाँ का लोकतंत्र बना, यहाँ का संविधान बना। तो मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब केंद्र में हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने केंद्र में कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं कहता हूँ कि अभी भी कुछ राज्यों में इनकी सरकारें हैं, सहयोगी दल के रूप में भी है, 2 राज्य में सरकार है, एक जगह सहयोगी दल के रूप में। क्यों नहीं कहते कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए? हम तो आज ही कहते हैं कि आज से ही शुरू हो जाना चाहिए 1 नेशन 1 इलेक्शन। देश का जो आर्थिक रूप से जो नुकसान होता है, समय की बर्बादी होती है,
उस चीज की भी आने वाले समय पे एक निपटारा मिलेगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अभी कह रहे थे राज्य आंदोलनकारी की बात कर रहे थे, मैं इसी देहरादून जिले की आज बात करता हूं जिसके मेयर उनियाल गामा जी है। आप कल देख रहे होंगे जब सभी समाचार पत्रों ने आज छापा है कल और मीडिया ने दिखाया है और बहुत ही अच्छे सार्थक रूप से दिखाया। ये बताइए कल किस प्रकार की भाषा उन्होंने राजनीतिक व्यक्ति के आंदोलनकारी व्यक्ति के लिए यूज करी। मैं तो उस भाषा को भी यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये भाषा तब निकलती है जो कि हम हमेशा कहते आए हैं और समय समय पे कांग्रेस खुद प्रमाणित करती हुई आई है, क्योंकि ये उत्तराखंड बनाने के पक्ष में ही नहीं रहे, कभी इसके धुर विरोधी रहे हैं। 2017 में भी देखा होगा जिस प्रकार से जिन्होंने यहाँ की मां बहनों और भाइयों पे गोलियां चलाई और उस राजनीतिक दल के साथ राहुल गांधी इनके अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष वहां जाके उनके साथ सत्ता के लिए चुनाव लड़ते हैं, मगर हद से देखा होगा कि वहां की जनता ने भी किस प्रकार से इनको नकारा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, अभी पुष्कर सिंह धामी जी के लिए कह रहे थे वे हारे हैं। देखो ये हमारी खूबसूरती है, कोई जीता है कोई हारता है लोकतंत्र की, मगर मैं ये कहना चाहूंगा, इतना याद दिलाना चाहूंगा, जब लोकतंत्र की दुहाई की बात करते हैं तो ये बता दीजिए प्रधानमंत्री 2 अपने कार्यकाल में रहे मनमोहन सिंह जी, ये बता दीजिए कौन सी सीट से चुनाव लड़े थे। हम तो उस संवैधानिक और लोकतंत्र की व्यवस्था का स्वागत करते हैं और उसको मानते भी है निरंतर, मगर अब इस तरह की जब प्रश्न आते हैं तो इनको याद दिलाना पड़ता है कि ये बता दीजिए पूरे देश आज जानना चाहता है कि मनमोहन सिंह जी कहां से चुनाव लड़े थे, कौन सी सीट से लड़े थे लोकसभा की, बता दीजिए एक बार। दूसरा मैं कहना चाहूंगा ये बिजली का एक भी मैं आऊंगी, इनको बोलने दीजिए उसके बाद आप बोलिएगा। अभी तो 1-2 प्रश्न पूरे आपके हुए हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा ये बिजली का मुद्दा बना रहे थे राज्य के अंदर, यही स्थिति इन्होंने जब हमारी केंद्र में सरकार आई थी रोज बोलते थे देश संकट में आ जाएगा, देश संकट में आ जाएगा, बिजली की स्थिति इतने दिन का बस 1 हफ्ते का कोर बचा है। आप बता दीजिए पूरे देश में कहीं पर भी केंद्र सरकार द्वारा उत्पन्न की जा रही बिजली के कहीं पर भी अंधेरा छाया नहीं, उसी प्रकार की यहाँ व्यवस्था। सत्यवीर जी, उत्तराखंड में बिजली की कितनी बड़ी समस्या है, उत्तराखंड में बिजली की कितनी बड़ी समस्या है, रोज 4 खबरें सामने आती है, पानी की समस्या है। मैं बता रहा हूँ रुकिए, अभी ही मैं अपने गांव से होके आया हूँ, मेरी चिराता विधानसभा पड़ती है, मैं वहां पर देख के आया हूँ, 10-12 गाँव घूम कर आया हूँ, 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं कटी है। अरे सत्यवीर जी, मैं आपके गांव की बात थोड़ी ना करती हूँ, हमारे चैनल के रिपोर्टर भी अलग अलग जाते हैं, आपके मुख्यमंत्री जी बैठक कर रहे हैं और आप कह रहे समस्या नहीं है, कहीं पर भी किसी गांव में बिजली कट नहीं रही है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, में जब होते हैं विपक्ष में भी होते हैं, इस प्रकार के सकूफे फैलाने का कार्य निरंतर फैलाने से कुछ नहीं होता। हम इनकी बातों पर नहीं आते, जो चैनल दिखाता है उसके रिपोर्टर्स जाते हैं जनता के बीच में धरातल पर। हमने देखा है उत्तराखंड में समस्या है बिजली की। मैं मीडिया पे लांछन नहीं लगा रहा हूँ, ना आक्षेप लगा रहा हूँ, मैं जो देख के आया हूँ वो आपको बता रहा हूँ और प्रमाणित कर रहा हूँ। 1 सेकंड के लिए वहां पे भी लाइट नहीं कटी, यहाँ देहरादून के अंदर भी रहता हूँ, देहरादून जिले के अंदर भी, यहाँ पर भी 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं कटी। आज जब इस प्रकार की बात आई, जब इस प्रकार सुनिए, मैं आपके गांव की बात नहीं कर रही हूँ, आप उत्तराखंड पर आज जवाब दीजिए। बिजली की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं, क्योंकि अगर आपने आज कह दिया नहीं है तो फिर मैं जितने भी प्रवक्ता बैठेंगे उन सबसे ये सवाल पूछूंगी। मैं आपको प्रमाणित करके बता रहा हूँ, आपको बता दीजिए कहाँ पर इस तरह की दिक्कत आई हो। अभी आप अरे एक जगह पर हो तो आपको बता दी जाए। अरे आप राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, हर वक्त आप लेकर बैठते हैं। पूरा ठीक है, जिला में घूम के आ गया हूँ। ठीक है, जल्दी से पूरा करिए, उसके बाद जाएंगे मेहमानों के पास। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के साथ साथ मुंगेरी लाल वाले सपनों में बिजली भी देखा है आप। करिए, कांग्रेस के अंदर तो नहीं सुनी जा रही है जिस प्रकार से सिकंडी से लेकर आपकी कोई सुन नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी बोले जा रहे, सवाल कुछ पूछा जा रहा है, जवाब कुछ दे रहे। अगर निजी आक्षेप करोगे तो बोलने नहीं दूंगी मैं, अरे बोलने नहीं दूंगी, क्योंकि अंदर खाने कितने लड़ रहे, मदन कौशिक हरा रहा है सबको। कैसा अध्यक्ष को हटाया जाएगा, ऐसा अध्यक्ष मिला है भारतीय जनता पार्टी को। सुजाता जी आप अपनी बारी में बोलिएगा, हम आपको रोकेंगे नहीं। सुजाता जी आप बोलिएगा, इनके सारे सवाल जितने आरोप लगाने आप जवाब दीजिएगा। सुन लेना चाहिए ठीक भारतीय जनता पार्टी से कि प्रचंड बहुमत मिलेगा, विधानमंडल की बैठक होगी और सुजाता जी, सत्यवीर जी, आप दोनों में से किसी की बात हम तक पहुंच नहीं पाती ठीक से। अगर ऐसे बात होगी तो फिर किसी की बात समझ में नहीं आती। नहीं सुजाता जी, हम उनको रोक रहे हैं कि निजी हमला वो ना करें, निजी हमला। सत्यवीर जी, सुजाता जी, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, हम चाहते हैं कि टक्कर जो आप दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं के बीच में यहाँ डिबेट में हो रही है ना, हम चाहते हैं ये चंपावत में हो, हम चाहते हैं ये चंपावत में टक्कर हो इसी तरह की। परेशान आत्माएं
सारी की सारी भाजपा। सत्यवीर जी और सुजाता जी प्लीज प्लीज सुभाष झा जी को भी जोड़ लेने दीजिए, और मेहमान हमारे साथ में है। सत्यवीर जी और सुजाता जी प्लीज कोऑपरेट करिए। सुभाष जी, आपने देखा यहाँ पर कड़ी टक्कर प्रवक्ताओं के बीच में हो रही है। हालांकि निजी हमले ठीक नहीं होते हैं, आप जो भी कहिए पार्टियों को लेकर कहिए और जो राजनीतिक चीजें उन पर ही बातचीत करिए, लेकिन सुभाष जी क्या लगता है क्या ऐसी ही टक्कर, सत्यवीर जी वापस लौटेंगे, अभी तो बोला है और मेहमान भी है ना डिबेट में जी, बताइए सुभाष जी, ऐसी ही टक्कर चंपावत में मिलेगी? उम्मीद करता हूं कि जनता चुनेगी वो होगा साथ, और इससे भी तल्ख टक्कर के साथ कांग्रेस को आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। कांग्रेस को आना चाहिए और कांग्रेस को जवाब लेना चाहिए लोगों के बीच जाकर के। अब सत्यवीर जी ने कहा कि लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं बता दूं अभी 2 घंटा पहले मैं किसी चैनल में डिबेट में था, वहां बगैर लाइट के हम लोगों ने इन्वर्टर भी खत्म हो गया था लाइट नहीं होने की वजह से 3 घंटे से, तो हम लोगों ने जैसे तैसे उस डिबेट को पूरा किया। सत्यवीर जी का नाम सत्यवीर और इस तरह से अगर बोलेंगे तो फिर क्या होगा? मतलब मैं तो नहीं चाहती मैं भी व्यक्तिगत किसी को कुछ बोलने को, लेकिन अगर लाइट की वो कह रहे कहीं पर है ही नहीं। ईमानदारी तो चौहान साहब आप इतनी ईमानदारी तो रखिए कि जो सच है उसको मैं भी देहरादून में हूँ, मैं भी बसंत विहार में रहता हूँ। पता नहीं चलता कि धरती पे क्या हो रहा है। अरे हवा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अरे सत्यवीर साहब आप किसी की मत सुनिए, ये सब दूसरे विपक्षी दलों के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, ये तो बोलेंगे, लेकिन कम से कम इस बात को तो ध्यान में रखिए कि आपके मुख्यमंत्री ने खुद बैठक की थी बिजली संकट को लेकर। जब संकट था तभी तो बैठक हुई, कोई हवा में तीर नहीं मारता। आप इसका जवाब ले लीजिए ना, आप जवाब ले नहीं रहे हो आप, मैं बता। अरे पूरा मौका आपको देती हूँ, आप कहते जवाब नहीं ले रहे हो। कहाँ सुना आपने? ठीक है, जल्दी से बोल लीजिए, थपलियाल साहब जोड़ेंगे उसके बाद। जल्दी से जब इन्होंने भ्रामक फैलाया तो देख लीजिए इस संवेदनशील सरकार का यही दायित्व होता है कि अगर इस प्रकार के मीडिया से कोई आता है इस प्रकार का, तो हमने तुरंत डंडे जो मारे कोरोना वॉरियर को चंपावत से भी आए हैं यहाँ पे, चंपावत से भी यहाँ पे झूठ मत बोलो, हर चैनल पे ये दिखाई दे रहा है, हर जगह ये क्लिप दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दिया। झूठे प्रवक्ता भाजपा के, अरे बच्चों के लात में पेट मारी है, गर्भवती महिला के लात में पेट मारी है, ऐसा किया है भाजपा ने। झूठा प्रवक्ता भाजपा ने भेजा और हमारे बच्चों के पेटों पे लात मारी है। ये राज्य आंदोलन से बना था और आंदोलन से डरती है भाजपा, डरपोक है भाजपा, और डरपोक है पुष्करधामी। जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे क्यों करता है? क्योंकि खटीमा से हुआ चंपावत, अब चंपावत से भी होगा चंपावत। मुख्यमंत्री का 2-2 सीट से लड़ता था, वो लाल कुआं गया, पलायन हो गया। फिर अरे अभी तुम्हारा मुख्यमंत्री अपने जान के लाले पड़े हुए उसके, कोई नहीं हराया कांग्रेस। अरे इनके मुख्यमंत्री के तो जान के लाले पड़े हुए हैं, हारा हुआ विधायक मुख्यमंत्री बना दिया। विधानमंडल की बैठक में जीते हुए विधायकों ने हारे हुए विधायक को जो वहां मौजूद ही नहीं था उसको चुन लिया। कभी सुना है? ये सिर्फ हवा में रहने वाले ही कर सकते हैं, जिनको हवा में बिजली दिखती है, धरती पे बिजली का पता नहीं चलता। यही है भारतीय जनता पार्टी। कोरोना वॉरियर बैठे हुए हैं ओपीडी भवन में, वहां पे बिजली काट दी गई, जानबूझ के कराधामी ने बिजली काटी, धन सिंह रावत ने जानबूझ के किया, बिजली काटी। तुम्हारे अध्यक्ष से लेके अरे तेरे अध्यक्ष को तुम्हारे अध्यक्ष को कि मदन कौशिक के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि मदन कौशिक ने हराया था धामी को, संजय गुप्ता को हराया था। ठीक है। देखिए सत्यवीर जी और सुजाता जी, अगर ऐसे बातचीत होगी ना तो कुछ निकल कर सामने नहीं आता ना, आप दोनों की बात ही साफ स्पष्ट हो पाती है कि आखिर कौन क्या कह रहा है। और हम चाहते हैं कि आप दोनों की बात जनता सुने समझे और तभी जाकर जनता वोट करे। जो चंपावत की जनता है वो अगर सब वोट करेगी सुनने समझने के बाद में, तो सही निर्णय निकल कर सामने आएगा। और प्लीज शब्दों की मर्यादा प्लीज कम से कम यहाँ पर रखी जाए, कम से कम अगर लोग देखते हैं तो वो इस तरह की चीजें यहाँ पर आ सके। एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे,
धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चुनौती चंपावत को लेकर, क्योंकि चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं इस बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इसी को लेकर हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए थपलियाल साहब के पास चलते हैं। थपलियाल साहब, आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत कड़ा मुकाबला आज हमारे डिबेट में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिला, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चंपावत में भी हो, क्योंकि तभी असलियत सामने आ पाएगी। बहुत सारी सीटें रही जहां पर बीजेपी भले जीत गई, लेकिन मार्जिन बहुत कम था। ये क्या कुछ कह रहा है? क्या चंपावत सीट असलियत दिखा देगी? इसके पहले भी डिबेट में जब एक बार आप बैठे थे तो आप यही कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिल सकता है, इस बार बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है। बताइए। देखिए, जब खटिमा हारे धामी जी, तो उन्होंने कहा कि मेरी ही पार्टी के विरोधियों ने इस काम को किया और उनके कारण मैं हारा हूं। और दूसरी ओर अभी भी हम देख रहे हैं कि इतने योग्य लोग, इतने अनुभवी लोग को छोड़ के हाई कमांड को क्या हुआ कि जो इस बच्चे को लेकर ये आगे लेकर हमारे राज्य में, जो ऐसा राज्य है कि जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जिस राज्य की, उसमें इस बच्चे को, अब मैं सत्यवीर चौहान जी पे दया आ रही मुझे कि उनके पास उनका योग्य नेता मुन्ना सिंह चौहान की जो अनदेखी आज हो रही है, क्या विजन है उस व्यक्ति का। बोलो इनको कि मासू देवता को साक्षी मान के बोल दें कि मुन्ना सिंह चौहान के विजन का 1/4 विजन भी धामी के पास नहीं है। सतपाल महाराज जैसा अनुभवी व्यक्ति जो मंत्री रहा है केंद्र में, उस जो एक ऐसा पुरुष है, धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व को अनदेखा करके तुम इस बच्चे को लेके, यानी इसके पीछे कहीं ना कहीं दाल में काला है, जिसको हम जानते हैं कि क्या है। किस तरह से उत्तराखंड की राजनीति माफियों के हाथ में खेल रही है, वो अभी मैं खुला ऐसा नहीं कर सकता इस बात का। ये मजबूरी है इनकी कि माफिया पर राजनीति उत्तराखंड में ऐसी हावी हो गई है कि योग्य नेताओं को अनदेखा किया जा रहा है। और जिस तरह से मैं सत्यवीर चौहान जी को कह रहा हूं, मैं बसंत थपलियाल साहब, आप ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? लेकिन आखिर देखिए, कांग्रेस पे आरोप लगाने का कोई, देखो कांग्रेस दूसरी बार आ रही है, उस पर आरोप लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता। वो तो दुर्भाग्य है, इनकी पूरी जमात जो एक लीडरशिप थी वो पूरी की पूरी भाजपा में चली गई थी। आधा भाजपा तो इन्हीं के कांग्रेसियों का है। वहां क्या बात करनी मैंने, हमारे जो इनके वरिष्ठ नेता हैं वो सबको निकाल दी। इनका पूर्व अध्यक्ष बेचारा किशोर उपाध्याय भी वहां उस जमात में चले गया। वो व्यक्ति किसी को टॉलरेट ही नहीं करता और न कोई योग्य लोगों को भर्ती करता है। वो अकेला क्या करेगा। आज उसको चंपावत में आदमी नहीं मिल रहा खड़ा करने के लिए, अब जाके अपने आप खड़ा होगा, लेकिन खुद उसकी विश्वसनीयता पे सवाल ये लग चुका है। वो अपने यहाँ जो लीडरशिप है उसी को नहीं संभाल पा रहा। जहां पंजाब में गया, पंजाब में बेड़ा गर्क किया, आसाम गया, आसाम का बेड़ा गर्क किया। ऐसी स्थिति में जहां आदमी इंटॉलरेबल क्वालिटी का हो, वो आदमी कैसे एक ऐसा विश्वसनीय नेता बन सकता है जो भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा चुनाव मोड में रहती है, जिसके पास बड़े बड़े दिग्गज दिल्ली से आते हैं, उनके आगे क्या सामना कर पाएगा। उस रावणी राजनीति को चुनौती देने के लिए हमारे पास आज राम नहीं है, राम। ठीक है, ठीक है थपलियाल साहब। संगीता शर्मा जी भी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। संगीता जी, मैंने आपसे सवाल किया था, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी, कनेक्शन आपसे टूट गया। संगीता जी, क्या फिलहाल आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है इस बार उपचुनाव में? देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी पूरी रणनीति के साथ चंपावत का चुनाव लड़ेगी और हमारा विचार मंथन चल रहा है और बहुत जल्दी
जो भी कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ेगा उसका नाम घोषित कर दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी को पहले से अंदेशा है कि कुछ होने नहीं वाला, इसी के चलते एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रहे आम आदमी पार्टी वाले इस बार यहाँ पर? देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लिए एक नई पार्टी है, एक विजन लेकर के आई और वो अपने संदेश उस हद तक उत्तराखंड के लोगों तक नहीं पहुंचा पाई जिसकी वजह से इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हाँ। तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई झिझक नहीं है, लेकिन वहीं हम पंजाब को देखें तो वहां आम आदमी पार्टी को जितना बड़ा मैंडेट मिला और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी वो भी एक चौंकाने वाले परिणाम थे। तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आने वाले समय में उसी तरह के चौंकाने वाले परिणाम को लेकर के आएगी। यही तो सवाल है ना संगीता जी, सवाल तो यही है ना कि उन चौंकाने वाले परिणामों के लिए चौंकाने वाली मेहनत नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है चुनाव के पहले ही जब 1-2 चरणों में वोटिंग हो गई थी तो उनको लगा कि पंजाब में बात बनने वाली है, उत्तराखंड में कुछ नहीं होने वाला, तो बिल्कुल भी अवेयरनेस या एक्टिवनेस आम आदमी पार्टी की पंजाब में हमने देखी नहीं थी। उत्तराखंड में ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं हुई या हम जनता के बीच नहीं गए, लेकिन देखिए जीतता कोई एक ही है और जब जो जीतता है वही सिकंदर, और बाकी को देखिए मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें अपनी हार से बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और रही धामी जी की बात, देखिए अब वो चंपावत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चंपावत और खटीमा दोनों आसपास की ही सीटें हैं और जिस तरह से खटीमा में वो 10 साल विधायक थे और उन्होंने खटीमा विधानसभा आप देखेंगे तो वहाँ कई गाँव ऐसे हैं जहाँ अभी तक सड़कें भी नहीं है, वहाँ स्कूलों की आप हालत देखेंगे तो बहुत बदतर हालत है। तो 10 साल वहाँ विधायक रहने के बाद भी उन्होंने अपने खटीमा विधानसभा क्षेत्र को उस स्तर तक नहीं पहुंचाया जो काम उन्हें वहां करने चाहिए थे। इसीलिए उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद भी जब भाजपा को 47 सीटें मिलती हैं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी हार जाते हैं क्योंकि वहां की जनता ने उनके काम पर वोट दिया और वो हार गए। तो चंपावत भी देखते हैं। ठीक है, यानी चंपावत में क्या होगा ये भी देखना होगा। सुभाष झा जी जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया आप दीजिए, क्योंकि अगर मुख्य मुकाबले की बात करें तो चंपावत में बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही होगा या फिर सीधी जीत बीजेपी के पाले में इस बार पड़ने वाली है, या अन्य लोग ये जो और दल हैं ये भी बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर टक्कर देंगे, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, कायदे से ये टोटल लड़ाई जो है चंपावत में सिर्फ 2 ध्रुवीय लड़ाई है, कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई। और कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में चूंकि संगठन का जो तौर तरीका है, संगठन की सतर्कता जो है वो भाजपा के साथ खड़ी मुझे दिख रही है। और आज भी ये लोग टाल मटोल में कांग्रेस लगी हुई है। मुझे लगता है कि लोगों के तमाम आक्रोश के बावजूद, तमाम मुद्दों के बावजूद, इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि भाजपा अपनी बढ़त बनाने में कामयाब हो जाएगी और ये लोग पीछे छूट जाएंगे, चूंकि इनकी गुटबाजी इनको पीछे छोड़ देगी और भाजपा जो है टोटली। दूसरा, आप हमेशा उपचुनाव देखी होंगी, उपचुनाव का डाटा उठा लीजिए। अभी तक हम लोगों ने जो उपचुनाव देखा है उस तमाम उपचुनाव में अब तक यही होता रहा, जो मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं या बना दिए जाते हैं वो बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाते हैं, इसलिए कि साइकोलॉजिकली एक लोगों पे असर होता है कि जो जीत रहा है उसको जिताओ, और भाजपा जीती हुई पार्टी है तो उसको एक विधायक दे दो, और दूसरा मुख्यमंत्री ये रहेंगे और सारी मशीनरियां भी इनको कहीं न कहीं कोऑपरेट करेंगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से। ठीक है, लेकिन सुभाष मुझे लगता है ये भाजपा को भाजपा बढ़त बनाए। बिल्कुल सुभाष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन बावजूद इसके टक्कर जो है, ठीक है, लेकिन सुभाष जी आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर एक यहाँ पर जीत मिल भी जाती है, अगर जीत मिल भी जाती है भारतीय जनता पार्टी को, तो यहाँ पर एक बात बहुत साफ हो जाएगी कि जो ये बात कही जा रही थी कि इन्हीं की पार्टी के लोगों ने इनको हराया, क्योंकि बहुत अंतर नहीं है खटीमा और चंपावत में, जुड़ी हुई सटी हुई सीट है। खटीमा से हारे तो चंपावत में कैसे जीत गए, इस पर भी तो विचार होगा ना, इस पर भी तो बात होगी। यानी साफ है कि बिल्कुल जो बात ये खुद कह रहे थे कि भाई भीतरघात हुआ, कांग्रेस पर भीतरघात के बड़ी बातें ये लोग आरोप लगा देते हैं कि ये तो भीतरघात से परेशान है, लेकिन ये भी तो मुख्यमंत्री तक को चुनाव हरा दिया इनके भीतरघात में। एक चीज बिल्कुल हाँ, एक चीज गरिमा जी आप और भी देखी होंगी कि खटीमा और ये जो दोनों बगल में है, हाँ, तो उस समय ये भी बात तो था कि धामी जी और भी कंस्टिट्यूएंसी में मेहनत कर रहे थे। इस बार तो सिर्फ टोटल कंसंट्रेशन सिर्फ अपने सीट को लेकर होगा और सारी मशीनरी भाजपा की जितने तंत्र हैं उसकी भी सारी की सक्रियता एक सीट को लेकर होगा। और इनके लिए प्रतिष्ठा की बात इसलिए है कि अगर किसी कारण से मुख्यमंत्री हार गए तो फिर ये कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां कहेंगी कि आप नैतिकता तौर पर जो है आप सरकार से अलग हो जाए, एक सवाल भाजपा पे फिर खड़ा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा की सारी मशीनरी
इसको बिल्कुल मेकअप करके बिल्कुल, चाहेगी मुझे कि लगता किसी तरह है ये चुनाव हो बिल्कुल जीते। सुभाष जी आप ये ठीक चुनाव कह रहे हैं, हो मुझे लगता है ये जीते या हारे, लेकिन इनके ऊपर सवाल यहाँ पर जीतने पर भी खड़ा होगा कि भाई यहाँ से इतनी आसानी से कैसे जीत गए। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर उपचुनाव में मुख्यमंत्री अमूमन जीत जाते, तो इतनी आसानी से कैसे जीत गए, ये भी बड़ा सवाल है। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की हमारी इस चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कि चंपावत एक बड़ी चुनौती आखिर किस पार्टी के लिए साबित होने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।